आदरणीय अमित सक्सेना जी, रोशन अग्रवाल जी, और जिनको मैंने विभिन्न स्वरूपों में देखा, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा विद्यार्थी, ऐसे आदरणीय डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, प्रतिष्ठित समाजसेवी आदरणीय सविंदर भाटी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, हम सब लोग, मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि जैसे आप कोई बारात में जाओ तो पहले जो खाना मिलता है बारातियों को मिलता है, और गरम गरम और अच्छा खाना मिलता है। अगर बाराती की संख्या ज्यादा हो तो धीरे धीरे जो आखिर में जो बचा कुचा खाना होता है वो जनाती को मिलता है। तो मैं सोच रहा था कि इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स जहां पर हो, इनको तो घंटों सुन सकते हैं लोग, और हर स्पीकर अपने आप में अपने विषय की महारत रख रहा है। और अगर तुलना करें ना तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक ऐसे शब्द रहे हैं जिनको शायद मैं कहीं ना कहीं प्रयोग करता। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकला कि जो मैं बोलता वो पहले सुन चुका हूं, और जो सुन चुका हूं वो मुझसे ज्यादा अच्छा था। अब जो मुझे सुनाना है तो किनको सुनाना है? जो 1.5-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा सा थक चुके होंगे, तो इसलिए उनको मैं बहुत ज्यादा उपदेश देकर नहीं पढ़ा सकता, बता सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों की मेंटलिटी क्या होती है। मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि 1 घंटे के बाद बच्चों के दिमाग से ऊपर से जाने लगता है। तो जो कुछ आपके उसमें उसको वापस लाना है। और मैं समझता हूं कि किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने से पहले पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग सुन लेते थे कि ये इंस्टीट्यूट है, वहां चले जाओ और एडमिशन ले लो, और बच्चा जाता था। अब क्या, वो कंपेयर करता है। कंपेयर करने के लिए गाड़ी लेकर उसको जाना नहीं पड़ता, वो तुरंत वेबसाइट खोलता है, तुरंत उनके प्लेसमेंट्स की जो स्थिति होती है उसका आकलन करता है, सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में देखता है, टीचर्स के बारे में खोजता है, और फिर वो एडमिशन लेता है। मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी और इतनी अच्छा कमांड आपके इस इंस्टीट्यूट ने किया है, और मैं हमेशा सोचता कि इसका नाम स्पर्श क्यों रखा। अब स्पर्श तो जब माँ का स्पर्श होता ना तो आनंद की अनुभूति होती है, और जब किसी विद्यालय के संस्थान का स्पर्श होता है तो ज्ञान की अनुभूति होती है, और उससे व्यक्ति का जो जीवन है वो सुंदर बनता है। और मैं इतना कह सकता हूं कि बच्चों, आप सब लोग बड़ी उमंग और तरंग लेकर आए हो, और ये ऐसी उम्र होती है जिसमें सब कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी असंभव नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हिम्मत नहीं है तो याद रखना प्रतिष्ठा नहीं है, और विरोध नहीं है तो प्रगति नहीं है। इसलिए कोई आपका विरोध करता है तो उससे आपको सेहत पे असर नहीं है। जिसका विरोध नहीं है, जिसके आलोचक नहीं है, समझो उसकी प्रगति नहीं हो सकती। आलोचक की आलोचना का विश्लेषण करने के बाद ही हमारी प्रगति का रास्ता खुलता है। इसलिए कभी इससे मत घबराओ कि मेरी आलोचना कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। आप में हिम्मत हो, और ये जान चलो कि समय का मूल्य हो, क्योंकि समय जो है वो किसी का रिश्तेदार नहीं है। हालांकि आजकल जमाना बदला है, आज समय देखकर रिश्तेदार होने वाले बहुत हैं। जैसे आप एक सामान्य स्टूडेंट थी, आप जब IRS हो गए तो पहले जो आपका लोग समझते थे मेरे घर में आ जाएंगे, मेरे पर कुछ भार ना पड़ जाए, वो रिश्तेदार बताने में अगर अचकते होंगे तो लगता होगा कि अब तो IRS ऑफिसर है। तो जो नहीं भी रिश्तेदार होंगे वो रिश्तेदार बताएंगे। समय बदला है, और समय का क्या है ना, आजकल व्यक्ति के जो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति है उससे ज्यादा कीमत हाथ में लिए गए मोबाइल की हो गई है। और समय का जो बदलाव है
इस समय के बदलाव में क्या होता था कि पहले गांव की जो व्यवस्था भारत की थी, बड़ी प्राचीन और बड़ी मधुर व्यवस्था थी। तो लोग जो गांव में या जो शहरों में भी व्यवस्था थी कि जो सबसे आयु में ज्यादा होता था उसका आयु देखकर, जो आयु में बड़ा होता था उसका सम्मान करते थे। अब आयु में नहीं, अब आय में जो बड़ा होता है उसका लोग सम्मान करते हैं। तो अब हालांकि इस पर जी आपको अग्रवाल साहब, शिशिर जी, आप आयु में भी बढ़ गए हैं और पैसे में भी बढ़ गए हैं, दोनों दोनों तरीके से आपका सम्मान होगा। लेकिन इन बच्चों के लिए जो आपने किया है वो प्रशंसनीय है कि आपने बच्चों को सब तरीके से, आज क्या बच्चा के मानसिक संतुलन, कितनी सारी चीजें एक साथ सोच लेता है। वो मुझसे ज्यादा पढ़ने जा रही, मेरी माँ तो मुझे उतनी सुविधा नहीं दे रही, उसके पिता ने तो उसको ये चीज ले दिया है, नहीं नहीं मैं तो बहुत ऊपर जाऊंगी। जैसे आपने एक आसाम के व्यक्ति को देखकर, एक लेडी को देखकर आप IRS बन गई। मैं भी समझता था, मैं हमेशा सोचता था मैं क्या बनूं। तो बचपन में मैं तीसरे में था तो मैं हाई स्कूल इंटर की जो किताबें पढ़ता था, और हाई स्कूल इंटर के लोग आते थे तो उनका, मैं सामने पढ़ने वाले लोग थे जो हमसे बहुत उम्र में पढ़े थे, उनका मैं गणित को और तमाम और चीज़ों को मैं सॉल्व करता था। तो मुझसे गुरु जी कहते थे, गोदी में ले लेते थे, गुरु अपना होमवर्क करा लेते थे, उनके पिताजी आके पिटाई करते थे अगर वो होमवर्क ना करें, तो बस मुझे प्यार से आते थे, अपना होमवर्क करा लेते थे। और जब उनके पिताजी आते तो देखते थे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं जबकि वो पढ़ नहीं रहे होते थे। तो मैंने कहा, जब गुरु जी करके उठाते थे, मैंने माँ से पूछा कि ये गुरु क्या है। उनका ये सबसे बड़ा होता है, और राज्यपाल से लेकर चपरासी तक के बच्चों का जीवन को बदलने का जो अधिकार है केवल इसी को है। मैंने कहा मैं टीचर बनूंगा। मैंने इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा तात्पर्य है, बचपन में निश्चय कर लो, डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके निर्धारित लक्ष्य क्या है, और आप उन निर्धारित लक्ष्य के पीछे भागो। अब्दुल कलाम साहब कहते थे, जो सपना देखो बड़ा देखो, और उस सपने के पीछे आपको जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आपको चैन की नींद ना आए। तो उस सपने के पीछे भागो, और यह जान लो कि असंभव वह नहीं है जो हम नहीं कर पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। कोई चीज असंभव नहीं है, आप जो करना चाहते हैं वो संभव है कि आप कर सकते हो। और ये मेरे साथ हुआ कि मुझे तमाम कॉम्पिटिशन्स में मैं आया, लेकिन मुझे था कि मैं टीचर बनूंगा, मेरा लक्ष्य था। 1100 रुपए में पार्ट टाइम लेक्चर की सर्विस हुई थी उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मैंने उसको ज्वाइन किया। मेरे वहां खुद में 100-150 लोग काम करते थे, और मैं 1100 रुपए में, मेरे पिताजी ने बुला के 2 ड्राइवर खड़े किए, 2 कारें थी, बोले तुमको कितना देता हूं। तो एक ड्राइवर बोला, पंडित जी 2000 देते हैं। बोले मैं ड्राइवर को 2000 देता हूं, मेरा लड़का 1100 पाता है। मैंने उसी दिन से साइकिल पे चलना शुरू किया। उनका पिताजी ने कोई सीख दी है, और मैं साइकिल से जाता जब तक मेरे पास अपना इनकम नहीं हुआ। स्कूटर नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे वहां 2 कारें और स्कूटर सब कुछ लेके दिया था। लेकिन आपको जो बनना है वो स्वयं आपके द्वारा बनना है। बड़े लोग जो कहते हैं उनकी बात का बुरा नहीं, उनकी बात से सीख लेकर हमको आगे जाना है। आपके घर में भी ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें करते हो, आपकी मम्मी ने मना कर दिया, आपके पिता ने मना कर दिया, अब नाराज हो गए, नहीं, उसमें से निकालो जो आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, और उसके आधार पर आपको आगे चलना है। बहुत सारा समय बदलता है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो बोलने का स्टाइल है, आपका शब्द है, ये जीभ से जो जीभ कट गई तो भी दर्द कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जो जबान से बात निकल गई, जीभ से बात निकल गई, तो वो कभी वापस नहीं आती। इसलिए हमेशा ये याद रखना, जब भी विनाश का प्रारंभ होता है तो वो शुरुआत वाणी के संयम को खोने से होती है। यानी शब्द अगर हमने खा लो और भर लो या ग्रहण कर लीजिए, तीनों चीज एक है लेकिन अर्थ अलग है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि आज हमेशा आपको 2 चीजों से बचकर रहना है। एक तो हमारे पास कुछ आ जाता है, आपने कहा मैं पुलिस वालों को देखकर लगा गाड़ता था, होता है ना कब किसी को, मुझे चार्ज नहीं था पहले और आज भी नहीं है, लेकिन कभी होती परिस्थिति में कोई चीजें होती जिसमें मिलता है। लेकिन बहुत लोगों का अगर होता है कि अगर नहीं है तो उसके बगैर नहीं चलेगा, और मेरे पास ये है तो मुझे घमंड हो गया।
मैं जो कहना चाहता हूं, दो चीजों से बच कर रहना चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम सोचते ना, मैं तो बॉस हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये वहम है। और सबको मेरी जरूरत है, जो ये सोचता है ये अहम है, अहंकार है। और वहम और अहम दोनों से बचकर रहने की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों, निश्चय करो, उसके पीछे भागो और ये देखते चलो कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा एक हमेशा रहता है कि समान काम होता है घर में। जैसे पति पत्नी का होता ना, तो किसी एक साहब का झगड़ा हो रहा था कि साहब मैं ये करता हूँ, कहते मैं करता हूँ। तो हमने कहा ये याद रखना, रोटी कमाने वाला भी थकता है और रोटी बनाने वाली भी थकती है। तो दोनों थकते हो, इसलिए दोनों का संवाद और समन्वय आपस में रहना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। आप आज अच्छे घर में पैदा हुए तो जरूरी नहीं कि आप अच्छे बन जाओ। आप गरीब घर में पैदा हुए तो जरूरी नहीं कि आप जिंदगी भर गरीब रहो। मैं परसों मैंने एक ट्वीट किया था एक साहित्यकार की फोटो को, और उस साहित्यकार की फोटो में क्या था, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, जिन पर तमाम हजारों शोध हुए हैं, हिंदी के मर्मज्ञ कहलाते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां आज पूरी दुनिया में चलती हैं। उनकी एक ही फोटो दिखाई पड़ी थी, वो अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। उनकी धोती थोड़ी सी फटी हुई थी और चप्पल कई जगह से टूटी हुई दिखाई पड़ रही थी, और वो बड़े मुस्कुराते हुए, दोनों जने बड़े आत्मसंयम के साथ गंदे कपड़े पहने हुए भी फोटो में वो दिखाई पड़ रहे थे। और वो लोग कह रहे थे ये मुंशी प्रेमचंद है। फटे कपड़ों से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, ये जरूरी नहीं है। खराब और गरीब जिंदगी वाला अच्छा काम नहीं कर सकता, ये ऐसा भी संभव होता है कि वो अच्छा काम कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास में अगर आपने आज एक कोई अचीवमेंट नहीं मिला है तो अगले बार मिलेगा मुझे। मैंने बहुत अच्छी चीजें हमारे पंकज जी बता रहे थे, पंकज जी को बोलते हुए देखकर अच्छा लगा हमने को। और अच्छा तो सभी को बोलते हुए लगा, लेकिन एक एक को अच्छाई का वर्णन करूंगा तो लगेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इनकी महारत है, तो अमित जी को अपने विद्यालय की है। तो शिशिर जी ने एक जिसको कहते हैं अभिभावक की भूमिका में अपने शब्दों को रखा। तो आपने सुनीता जी ने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ का वर्णन करा। और मैं पूछ रहा, पंकज जी ने जो हिंदी और अंग्रेजी का जो किया, वो क्या होता है ना कि आपको जब मेरा डाइजेशन कभी खराब हो जाता है दौरा करते करते, तो मैं उसको बोलता क्या खाना है, वह खिचड़ी बना दो। खिचड़ी क्यों बना दो, पाचन ठीक हो जाएगा। तो ये हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण करिए, पाचन ठीक होता चलेगा। और पाचन ठीक इसलिए होता चलेगा कि अब आप ये मानकर चलो, आज से 10 साल के बाद ये जो अंग्रेजी भाषा है ना, इसका वर्चस्व समाप्त होता आपको भारतवर्ष में दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी को